Hi everyone, and welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. Now, I hope I'm perfectly audible and visible to all. चलिए भाई. So let's start with our session and आज हम अपना वीकली करंट लीगल अफेयर्स का 7th राउंड अप करेंगे. एंड यहाँ पे भी बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आए. 3 टॉपिक्स को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे. वन ऑफ द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ फीस इन द स्टेट ऑफ दिल्ली. ठीक है, दिल्ली में फीस के रेगुलेशन को लेकर रिसेंटली एक बिल वहाँ की असेंबली ने पास करा. पहला टॉपिक हम वो समझेंगे. देन वील बी डिस्कसिंग अबाउट द फोरफीचर ऑफ बुक्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. 5th ऑफ अगस्त को एक ऑर्डर पास किया, एक नोटिफिकेशन पास किया जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने, जिसके थ्रू उन्होंने कुछ बुक्स का फोरफीचर ऑर्डर करा. ये फोरफीचर एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से ये सेंसरशिप से डिफरेंट होता है और इसके इम्प्लीकेशन क्या है फोरफीचर ऑफ द बुक्स के, ये चीज़ हम अपने सेकंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे. एंड द थर्ड टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द इनफेमस वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग स्ट्रे डॉग्स, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई डॉग्स को एंटायरली आपको शेल्टर में रखना होगा विथ नो एक्सेप्शन, नो रिलीज ऑफ द डॉग्स. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज. तो 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास. चलिए, so let's start with our session, and the first topic which we have is the Delhi School Education Transparency and Fixation and Regulation of Fees Bill 2025, जिसका प्राइमरी एम है टू रेगुलेट द प्राइवेट स्कूल फीस एंड कर्ब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. नाउ व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग केम इनटू द न्यूज़. देखो, फीस हाइक इन द रेल्म ऑफ एजुकेशन इज नॉट समथिंग जिसके बारे में आप सब लोगों ने नहीं सुना, है ना. हम सब लोग टाइम टू टाइम ये सारी इन्फॉर्मेशन देखते रहते हैं कि भाई स्कूल्स की फीस किस तरीके से एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है एज कंपेयर टू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स, एंड जिसकी वजह से इवन स्कूल्स ने बच्चों को बार करना शुरू कर दिया फ्रॉम अटेंडिंग द स्कूल्स. एंड अलॉन्ग विद दैट दिल्ली में तो कुछ स्कूल्स ने बाउंसर्स को, जो हमें जनरली कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स में दिखते हैं जहाँ पर लोग पार्टीज करते हैं जाकर, स्कूल्स ने अपने गेट पर बाउंसर्स को डिप्लॉय कर दिया कि बच्चों को स्कूल में एंट्री देने से रोका जा सके. एंड इसकी वजह से देयर वाज अ कांस्टेंट डिमांड फ्रॉम द पेरेंट्स कि जिस तरीके से स्कूल की फीस अनरेगुलेटेड वे में बढ़ाई जाती है, इसके अगेंस्ट स्टेट को कोई तो एक्शन लेना चाहिए, किसी तरीके से तो रेगुलेट करना चाहिए. एंड देयरफॉर रिसेंटली दिल्ली की असेंबली ने एक बिल को पास करा जहां पर उन्होंने एक 3-tier मैकेनिज्म अब डेवलप किया है विथ रिस्पेक्ट टू द रेगुलेशन ऑफ द फीस. तो अब हम उस चीज को समझते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या. सो द बैकग्राउंड ऑफ द इशू वाज दैट द बिल वाज एक्चुअली पास्ड आफ्टर widespread parent protest over the private school fee hikes. ठीक है, and it was actually introduced by the Delhi Education Minister Ashish Sood, and this bill applies to all recognized and unrecognized private school in Delhi. And now the bill, after getting passed by the Delhi Assembly, is being sent to the Lieutenant Governor for his assent. क्योंकि दिल्ली में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का तो असेंट आपको लगता ही है किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए. तो क्योंकि कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट हो रहे थे और बहुत टाइम से दिल्ली भी कोशिश कर रहा था कि एक बिल को लाकर इस तरीके से फीस को रेगुलेट किया जाए, तो फाइनली वो बिल अब आ चुका है. अब बिल करना क्या चाहता है, ठीक है. सो प्राइमरी एम और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल इज टू रेगुलेट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स. क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स का तो फीस स्ट्रक्चर एज सच कुछ होता नहीं है, बहुत ज़्यादा फीस होती नहीं है. इवन फ्री में एजुकेशन दी जाती है क्योंकि राइट टू एजुकेशन आपके पास एग्जिस्ट करता है. बट प्राइवेट स्कूल्स की फीस क्योंकि एक डिसप्रपोर्शनेट मैनर में बढ़ती चली जा रही थी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक कॉमन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है इस पर्टिकुलर एक्ट ने फॉर द रेगुलेशन ऑफ द फीस इन द प्राइवेट स्कूल्स. एंड यहाँ पर 3-tier ओवरसाइट स्ट्रक्चर बनाया गया है. क्योंकि देखो, प्राइवेट स्कूल भी एक पर्सन का, अगर कोई पर्सन यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल बनाता है तो वो भी उसका फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है विच इज गिवन टू हिम बाय आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और वो उस तरीके से अपने आप खुद उस पर्सन को ये फ्रीडम दिया जाता है कि वो डिसाइड भी कर सकता है कि फीस कितनी है. बट एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट जिसमें आप अननेसेसरली फीस को इंक्रीज नहीं कर सकते. एंड इसी वजह से 3-tier मैकेनिज्म डेवलप किया गया, जिसमें सबसे पहला टियर है आपका द स्कूल लेवल फ्री रेगुलेशन कमिटी, जहां पर स्कूल खुद अपनी फीस एक्चुअली डिसाइड करेगा किसी भी एकेडमिक ईयर के लिए. देन यू हैव डिस्ट्रिक्ट फी एपेलेट कमिटी, कि अगर पेरेंट को ग्रीवेंसेज हैं with respect to the fee structure prepared by the school fee regulation committee, then they have an option of filing an appeal to the district level district fee appellate committee. And उसके decision से भी अगर वो खुश नहीं होते, so they have the option of going to state level
रिविजन कमिटी। ये 3 टीयर स्ट्रक्चर बनाया गया इस बिल के अंडर फॉर द रेगुलेशन ऑफ फीस इन द दिल्ली प्राइवेट स्कूल। अब ये पहला जो स्ट्रक्चर है आपका, पहला जो टीयर है, दैट इज द स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमिटी। इसमें एग्जैक्टली आएगा कौन कौन? तो देखो, सबसे पहली चीज कि हर प्राइवेट स्कूल, चाहे वो रिकग्नाइज्ड हो बाय द स्टेट या वो अनरिकग्नाइज्ड हो बाय द स्टेट, दोनों ही जगह पर ये बिल, ये स्ट्रक्चर अप्लाई किया जाएगा। एंड ये स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमिटी विल बी फॉर्म्ड बाय 15th जुलाई ईच ईयर। हर साल 15th जुलाई को इस फी रेगुलेशन कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। और इसके कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, दैट हु आर गोइंग टू बी द मेंबर ऑफ द स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमिटी, देन द कॉम्पोजिशन इज दैट द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी विल बी अ नॉमिनी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल के मैनेजमेंट के लोगों में से किसी एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाएगा टू बिकम द चेयरपर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमिटी। स्कूल का ही मैनेजमेंट होगा, ठीक है। देन द सेकेंड पर्सन इज the school principal who will act as the secretary of this particular school level fee regulation committee। ठीक है, तो स्कूल मैनेजमेंट का एक पर्सन नॉमिनी होगा जो चेयरपर्सन की तरह एक्ट करेगा, और जो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिटी। एंड यहां पर पेरेंट्स और टीचर सबको इस पर्टिकुलर कमिटी का मेंबर बनाया जाएगा। तो टोटल 5 पेरेंट्स को इस स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी का मेंबर बनाया जाएगा। और वो 5 मेंबर किस तरीके से इलेक्ट होंगे? 5 पेरेंट्स, तो लॉटरी बेसिकली एक्सरसाइज की जाएगी कि जो पेरेंट्स का एसोसिएशन है उसमें सब लोग अपना नाम प्रोवाइड कर देंगे पेरेंट्स एसोसिएशन में, उसमें से 5 लोगों का नाम ड्रॉ किया जाएगा लॉटरी के फॉर्म में और उनको मेंबर बनाया जाएगा इस कमेटी का। देन 3 टीचर्स विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी, 3 टीचर्स भी होंगी इस कमेटी का पार्ट। एंड नॉमिनी फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हु विल एक्ट एज द ऑब्जर्वर। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एक्चुअली एक स्टेट का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टेरिटरी में एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एक पर्सन को नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, दैट पर्सन विल एक्ट एज द ऑब्जर्वर इन दिस पर्टिकुलर कमिटी। एंड यहां पर डाइवर्सिटी के रूल को भी एक्सरसाइज किया जाएगा, दैट इन सारे मेंबर्स में से एटलीस्ट 1 member must be from scheduled caste or scheduled tribe or socially backward section and 2 members will be women as well। तो डाइवर्सिटी के रूल को भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि भाई SC ST और सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी में से कोई एक मेंबर होगा और जितने भी मेंबर हैं उसमें से कम 2 मेंबर्स विमेन होंगी। एंड जो फंक्शन होगा इस कमेटी का वुड बी टू यूनानिमसली अप्रूव द प्रपोज्ड फी बिफोर 15th of August। यूनानिमस अप्रूवल की बात की गई है कि सब लोगों को इस कमेटी में जितने लोग हैं उन सबको अग्री करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फी स्ट्रक्चर के लिए। सो द कमिटी इज रिक्वायर्ड टू यूनानिमसली अप्रूव द प्रपोज्ड फी बिफोर 15th of August। 15 जुलाई को कमेटी बनेगी, 15 अगस्त तक उनको डिसीजन लेना पड़ेगा हर साल। एंड द फी रिविजन वुड बी अलाउड वंस एवरी 3 years। ऐसा नहीं है कि हर साल फी को वो चेंज कर सकते हैं, हर साल वो फी को इंक्रीज कर सकते हैं। The fee regulation or the fees regulation or revision will be allowed once every 3 years। तो जैसे इस साल अगर कर लिया तो अब अगले 2 साल नहीं चेंज की जा सकती, 3rd ईयर पर आकर आप आगे के फाइनेंशियल ईयर के लिए, एकेडमिक ईयर के लिए आप फीस को चेंज कर सकते हो। सो फी रिविजन वुड बी अलाउड। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर रेगुलेशन कमेटी ने, स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी ने कोई फी डिसाइड कर ली तो अब वो हमेशा अप्लाई होगी। हर 3 साल में वो एक बार उस फी को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये पहला मैकेनिज्म है। अब मान लो कि पेरेंट्स अग्री नहीं करते हैं जो फी डिसाइड की गई है उससे, तो फिर दूसरा टीयर है आपके पास, दूसरा ऑप्शन है आपके पास, डिस्ट्रिक्ट फी एपेलेट कमेटी, विच विल बी चेयर्ड बाय द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इसको चेयर करेंगे इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फी एपेलेट कमेटी को। देन 2 मेंबर्स की अगर हम बात करें कि इस डिस्ट्रिक्ट फी एपेलेट कमेटी में मेंबर कौन कौन होगा, तो जोनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पूरे स्टेट के होते हैं, फिर जोन के भी होते हैं। तो जोनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन वो सेक्रेटरी की तरह एक्ट करेंगे। द चार्टर्ड अकाउंटेंट और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर एंड 2 स्कूल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड 2 पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, ये इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फी एपेलेट कमेटी के मेंबर्स होंगे। एंड इनका ग्रीवेंस थ्रेशोल्ड क्या होगा? मतलब ऐसा नहीं है कि अगर स्कूल फीस डिसाइड कर दी स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी ने तो एक पेरेंट भी जाकर डिस्ट्रिक्ट फी एपेलेट कमेटी को क्वेश्चन कर सकता है, चैलेंज कर सकता है अबाउट द फी अप्रूवल। पॉइंट क्या है? जो मिनिमम थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड है टू फाइल एन अपील विद द डिस्ट्रिक्ट फी एपेलेट कमेटी, वो है आपका दैट द कंप्लेंट बाय 15% ऑफ द पेरेंट्स इज नीडेड टू इनिशिएट एक्शन।
ठीक है, कि एटलीस्ट 15% पेरेंट जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो मिनिमम थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड होगा, तभी आपकी वहां पर आप अपील फाइल कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट फी अपीलेट कमेटी में. एंड द कमिटी विल हैव द पावर टू कॉल विटनेसेस, सीक डॉक्यूमेंट्स एंड एग्जामिन एविडेंस एंड अपॉइंट कमीशंस फॉर द फी रेगुलेशन एज वेल. ये सारे ऑप्शन होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट फी अपीलेट कमेटी के पास अंडर देयर पावर. अब अगर इससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, देन यू हैव स्टेट लेवल फी रिविजन कमेटी. ठीक है, फिर तीसरा टीयर है आपका स्टेट लेवल रिवीजन कमेटी, जिसके चेयरपर्सन होंगे एक एमिनेंट एजुकेशन एक्सपर्ट. ठीक है, उस पर्टिकुलर टेरिटरी के एक एमिनेंट एजुकेशन एक्सपर्ट को इसका चेयरपर्सन बनाया जाएगा. एंड मेंबर्स की हम बात करें तो मेंबर्स विल इंक्लूड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंट्रोलर और डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, वन स्कूल रिप्रेजेंटेटिव, वन पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन. ये सब लोग इस पर्टिकुलर स्टेट लेवल रिवीजन कमेटी के मेंबर होंगे. एंड जो भी ऑर्डर फाइनली फिर स्टेट लेवल रिवीजन कमेटी पास करती है, ठीक, द ऑर्डर्स विल बी बाइंडिंग फॉर 3 years विच विल अलाइन विद द अप्रूव्ड फी स्ट्रक्चर पीरियड. क्योंकि हर 3 साल में एक बार रिवीजन का ऑप्शन दिया गया था, तो भाई स्टेट लेवल रिवीजन कमेटी अपना जो भी डिसीजन देगी वो 3 साल तक के लिए बाइंडिंग रहेगा उस पर्टिकुलर स्कूल के ऊपर. तो ये 3 tier स्ट्रक्चर बनाया गया है इस बिल के अंडर टू रेगुलेट द फी इन प्राइवेट रिकग्नाइज्ड और अनरिकग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली. ठीक है, बट पॉइंट ये है कि अगर किसी भी तरीके का वायलेशन कोई स्कूल मैनेजमेंट कमिट करता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस बिल, तो पेनल्टीज क्या उनके ऊपर इंपोज की जा सकती हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पेनल्टीज, तो पहली बार अगर स्कूल ने वायलेशन करा है, देन द पनिशमेंट कैन बी गिवन विच कैन अमाउंट टू 1 to 5 lakh rupees ऑफ फाइन. ठीक है, 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है पहले वायलेशन पे. रिपीट ऑफेंस के केस में द थ्रेशोल्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ फाइन विल इंक्रीज फ्रॉम 2 to up to 10 lakh rupees ऑफ फाइन. ठीक है, रिपीट ऑफेंस किया जा रहा है, बार बार अगर फी रेगुलेशन की चीज को वायलेट किया जा रहा है, तो पेनल्टी इंक्रीज हो सकती है 2 लाख से 5 लाख, 2 लाख से 10 लाख रुपए तक जा सकती है. और कंटिन्यूड ऑफेंस के केस में, कंटिन्यूड नॉन कंप्लायंस के केस में, द स्टेट विल हैव द पावर टू सस्पेंड और विड्रॉ द रिकग्निशन ऑफ द स्कूल, restrict the right to revise the fees, and the state can also take over the management of the school as well. ठीक है, तो ये तो बेसिक से पेनल्टीज इंपोज किए जाएंगे इस बिल के अंडर किसी भी स्कूल के ऊपर अगर वो वायलेशन करता है इस बिल का. बट पॉइंट ये है कि जो बीच में हमने देखना शुरू करा था, न्यूज आना शुरू हुई थी कि भाई स्कूल्स ने क्या करना शुरू करा, बच्चों के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू करा कि बच्चों को स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं, क्लासेस अटेंड करने नहीं दे रहे, स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं, वो स्कूल में उन बच्चों को एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दे रहे हैं. तो इन सारी चीज़ों के लिए ये बिल क्या कहता है अब, दैट कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट सच एज विथहोल्डिंग रिजल्ट, स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम और डिनाइंग एक्टिविटीज, इस केस में पर स्टूडेंट के बेसिस पे 50,000 का फाइन इंपोज किया जा सकता है स्कूल के ऊपर. तो जितने बच्चों को आपने बैठने नहीं दिया एग्जामिनेशन में, जितने बच्चों का नाम आपने स्कूल से काट दिया है, उतने हर बच्चे के लिए पर स्टूडेंट आपके ऊपर 50,000 का फाइन इंपोज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द बिल. तो आई होप यहां तक आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, जो 3 tier स्ट्रक्चर बनाया गया, पेनल्टीज का जो मैकेनिज्म यहां पर डेवलप किया गया है. अब पॉइंट ये है, हम ये समझते हैं कि पेरेंट्स फिर भी इस बिल को क्रिटिसाइज कर क्यों रहे हैं. What are the basic criticisms of this bill? So one of the first criticism is that there is no retrospective effect. कि बिल को कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा रहा है. अभी तक 2025 में जितनी भी फीस को रिवाइज किया जा चुका है, हाइक किया जा चुका है, उनके ऊपर ये बिल साइलेंट है, उनके ऊपर ये बिल कोई भी एक्शन या रिवीजन की बात नहीं कर रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म कि देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. 2025 में जो आपने फीस हाइक करी थी आपने उसको वैलिड मान लिया है. सेकंड इज दैट द कमिटी कॉम्पोजिशन इज बायस एज इट इज डोमिनेटेड बाय द स्कूल अपॉइंटेड मेंबर्स. ठीक है, कि भाई ये जो कमेटी का कॉम्पोजिशन था आपका यहाँ पर, जो स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी बनाई गई थी, दैट इज एक्चुअली डोमिनेटेड बाय द स्कूल मैनेजमेंट. ये दूसरा क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है. थर्ड इज दैट द पेरेंट रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली रिड्यूसेस एट हायर लेवल्स एंड देयर इज अनक्लियर सिलेक्शन प्रोसेस एज वेल. कि स्कूल लेवल सिस्टम पे तो आपने बता दिया कि स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी के स्टेज पर लॉटरी के थ्रू पेरेंट को डिसाइड किया जाएगा जो उस कमेटी के मेंबर बनेंगे. बट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल फी की कमेटी आपने बनाई है, जो स्टेट लेवल रिवीजन कमेटी आपने बनाई है, उसमें पेरेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स एक्चुअली धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, दूसरी चीज उनको सिलेक्ट किस तरीके से किया जाएगा वो भी प्रोसेस यहां पर अनक्लियर है. दिस इज द थर्ड क्रिटिसिज्म. फोर्थ क्रिटिसिज्म इज हाई ग्रीवेंस थ्रेशोल्ड, दैट इज 15% पेरेंट लिमिट टू एक्सेस और टू अपील इन द डिस्ट्रिक्ट कमेटी.
कि भाई एटलीस्ट 15% पेरेंट को ऑब्जेक्शन होना चाहिए फीस से, तभी आप अपील फाइल कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास जाकर। तो ये जो हाई थ्रेशोल्ड आपने बनाया हुआ है कंप्लेंट का, वो एक चौथा क्रिटिसिज्म बनता है इस बिल का। एंड पांचवा क्रिटिसिज्म इज दैट इट इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द जस्टिस दुग्गल कमेटी 1999 में जो अपॉइंट की गई थी, विच वॉज अलाउिंग द इंडिविजुअल कंप्लेंट्स एज वेल। 1999 में जब फीस हाइक को लेकर इशू बना, तो वहां पर कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे जस्टिस दुग्गल कमेटी को अपॉइंट किया गया था। और जस्टिस दुग्गल कमेटी का कहना यह था कि हर इंडिविजुअल कंप्लेंट को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। बट यहां पे आपने वो 15% के थ्रेशोल्ड की लिमिट लगा दी है कि एटलीस्ट 15% पेरेंट्स को दिक्कत होनी चाहिए, तभी आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन किया जाएगा। तो वो चीज जस्टिस दुग्गल कमेटी के रिकमेंडेशंस के अगेंस्ट जाती है। दिस इज द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द बिल। तो ये हमारा बिल था, ये हमारा क्रिटिसिज्म था इस बिल का। अब अगर बिल के हम कंक्लूजन की बात करें, तो द बिल इज एमिंग टू रेगुलेट एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू प्राइवेट स्कूल फीस स्ट्रक्चर, and the parents groups are actually calling for retrospective application of the bill, lower grievance threshold and stronger independent representation in the committee. But अगर हम बिल के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें या उसके इम्पैक्ट की बात करें, तो इम्पैक्ट तो बिल का उसी चीज पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है या कैसे आप उस चीज को मॉनिटर करते हो। ठीक है, सो दिस वाज आवर फर्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक, जो कि रिलेटेड था हमारे दिल्ली में जो स्कूल की फीस को रेगुलेट करने के लिए बिल को पास किया गया उस चीज से। ठीक है, चलिए भाई, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव is the Jammu and Kashmir forfeiture of 25 books, the legal and constitutional perspective. स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अभी 5 अगस्त के दिन क्या हुआ, विच वॉज द एनिवर्सरी ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल, दैट इज द एब्रोगेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। वहां पर एक नोटिफिकेशन इशू करके एक नोटिफिकेशन इशू किया गया बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड उस नोटिफिकेशन के थ्रू सर्टेन बुक्स को विच अमाउंट्स टू 25 बुक्स, उन बुक्स के फॉरफीचर को ऑर्डर किया गया बाय यूजिंग पावर्स गिवन अंडर सेक्शन 98 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और फॉरफीचर का मतलब क्या होता है कि इस तरीके की बुक का अब सेल, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन एट ऑल इज बैंड इन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। जब भी किसी बुक का फॉरफीचर ऑर्डर किया जाता है ना, तो फॉरफीचर के थ्रू होता क्या है कि उस पर्टिकुलर टेरिटरी में उस पर्टिकुलर बुक को प्रोड्यूस करना, उस बुक को सेल करना, उस बुक को डिस्ट्रीब्यूट करना, सारी चीजें आपकी आउटराइटली बैंड हो जाती हैं। और पुलिस को भी बहुत सारी पावर दे दी जाती है विथ रिस्पेक्ट टू द बैंड बुक्स। तो अपन समझते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या क्या है। सो किस दिन ये नोटिफिकेशन इशू हुआ, तो ऑन August 5, 2025, विच वॉज इशूड बाय द जम्मू एंड कश्मीर होम डिपार्टमेंट, and the number of books which are forfeited over here includes 25, and author include like A.G. Noorani, Arundhati Roy, etc. and जो official grounds दिए गए इन बुक्स को बैन करने के, वो थे कि they contain false narratives and secessionist ideologies, and the alleged or they are alleged to misguide the youth, glorify terrorism and incite violence in the state as well. ठीक है, कि भाई ये जो बुक हैं ये फॉल्स नैरेटिव प्रोवाइड करती हैं और सेसेशनिस्ट आइडियोलॉजीज को भी ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं। और इस वजह से यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट होम डिपार्टमेंट ने इन बुक्स के फॉरफीचर को ऑर्डर किया। बट लेट अस अंडरस्टैंड कि फॉरफीचर होता क्या है और फॉरफीचर सेंसरशिप से किस तरीके से डिफरेंट होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरफीचर, it is actually a legal removal of a book or printed material from circulation entirely within a notified area. ठीक है, कि किसी भी नोटिफाइड एरिया से किसी बुक को या प्रिंटेड मटेरियल को सर्कुलेशन से एंटायरली गायब कर देना, उस चीज को हम फॉरफीचर कहते हैं। और ये फिर सेंसरशिप से किस तरीके से डिफरेंट है? सेंसरशिप क्या करता है? सेंसरशिप बेसिकली मॉडिफाइज और विथहोल्ड्स द कंटेंट ऑफ द बुक। कि भाई बुक को अगर सेंसर किया जा रहा है तो बुक के किसी पार्ट को आप रिमूव कर दोगे, विथहोल्ड कर दोगे। फॉरफीचर क्या करेगा? ऑन द अदर हैंड, फॉरफीचर इज अ टोटल बैन ऑन द पब्लिकेशन, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बुक। तो डिफरेंस समझ में आया कि अगर किसी बुक के ऊपर सेंसरशिप को अप्लाई किया जा रहा है तो सेंसरशिप किसी पार्ट ऑफ द बुक को विथहोल्ड कर देगा। ठीक है, कि भाई ये वाला चैप्टर आपका पब्लिक में रिलीज नहीं होगा। बट जब हम फॉरफीचर की बात करते हैं तो फॉरफीचर कंप्लीट या टोटल बैन लगा देता है ऑन द पब्लिकेशन, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेट मटेरियल विद इन अ नोटिफाइड एरिया। तो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में जब ये ऑर्डर पास हुआ
तो जम्मू एंड कश्मीर में अब ये सारी बुक्स का सेल, प्रोडक्शन या पब्लिकेशन या आपका डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें बैंड होंगी। और एनफोर्समेंट पावर्स की अगर हम बात करें, सो द पुलिस कैन नाउ सर्च प्रेमिसेस एंड सीज कॉपीज ऑन रीजनेबल सस्पेशन, एंड इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन इज कि इमीडिएटली ये सारी चीजें पुलिस अब कंडक्ट करना शुरू कर चुकी हैं। ठीक है, कि जब 5 अगस्त को स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये ऑर्डर पास हुआ ना, तो उसके तुरंत बाद ही पुलिस को ये पावर मिल चुकी थी कि वो हर बुक स्टोर पर जाकर किसी भी प्रेमिसेस पे जहां पर उनको रीजनेबल सस्पेशन है कि ये फोरफिटेड बुक अवेलेबल है, वहां पर डायरेक्टली जाकर वो उन सारी प्रेमिसेस को सर्च कर सकते हैं एंड इस तरीके के फोरफिटेड मटेरियल को सीज भी कर सकते हैं। अब जिस बेसिक प्रोविजन को यहां पर यूटिलाइज किया गया फॉर ऑर्डरिंग द फोरफीचर ऑफ द बुक वॉज सेक्शन 98 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एंड दिस बेसिकली प्रोवाइड्स दैट द स्टेट कैन फोरफीट एनी प्रिंटेड मटेरियल containing matter punishable under certain BNS provisions। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन क्या करता है, स्टेट को पावर देता है कि स्टेट किसी भी प्रिंटेड मटेरियल का फोरफीचर ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, जिसमें ऐसा कोई मटेरियल है विच इज पनिशेबल अंडर सर्टेन सेक्शंस ऑफ BNS। और यहां पर जिस सेक्शन ऑफ द BNS की बात की गई, जिसको रेफर किया गया, दैट वाज सेक्शन 152 ऑफ BNS, जो कि बात करता है ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। वो जो सेडिशन को रिप्लेस करके जो ऑफेंस लाया गया, उस पर्टिकुलर ऑफेंस के यूटिलाइज करते हुए यहां पर सेक्शन 98 को यूज किया गया टू फोरफीट द बुक्स। और जो ग्राउंड्स इंक्लूड किए गए, देवर एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो अगेन सेक्शन 152 से रिलेटेड है, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स एज वेल। अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर फोरफीचर को ऑर्डर करने के लिए, वो ये है दैट द गवर्नमेंट मस्ट फॉर्म ओपिनियन, रिकॉर्ड रीजंस एंड पब्लिश द नोटिफिकेशन एज वेल। कि गवर्नमेंट को एक प्रॉपर ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई क्यों वो इस सिचुएशन में बुक्स के फोरफीचर को ऑर्डर कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से फोरफीचर ऑर्डर किया जा रहा है, और जिस नोटिफिकेशन या जिस ऑर्डर के थ्रू आप बुक्स का फोरफीचर ऑर्डर करना चाह रहे हो वो पब्लिश भी होना चाहिए, नोटिफाई भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिना नोटिफिकेशन के फोरफीचर ऑर्डर कर सकती है, गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा हर सिचुएशन में। अब यहां पर जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आपका इंक्लूड हो जाता है ना, दैट इज आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि भाई जब AG नूरानी ने अपनी बुक लिखी, उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हुई है, ठीक है, उनकी कुछ बुक्स मैंने भी पढ़ी हुई हैं, ठीक, तो ही इज वन ऑफ द साइटेड ऑथर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब AG नूरानी अपनी बुक लिख रहे हैं तो वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक्सरसाइज कर रहे हैं, विच इज गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच गिव्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट इन नेचर है? तो ऐसा भी नहीं है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको दिया गया है तो वो एब्सोल्यूट नेचर का दिया है, ऐसा तो है नहीं, राइट? दैट पर्टिकुलर थिंग कैन बी रिस्ट्रिक्टेड एज पर आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which provides for the grounds of reasonable restrictions are sovereignty and integrity of India, security of the state, public order, prevention of incitement of an offense। और इन्हीं सारे ग्राउंड्स के बेसिस पे उस सेक्शन 152 को बनाया गया, जिसको यूटिलाइज या रेफर करते हुए सेक्शन 98 ऑफ BNSS को रेफर करते हुए स्टेट ने यहां पर उस फोरफीचर को ऑर्डर किया कि भाई अगर कोई प्रिंटेड मटेरियल सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जा रहा है, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जा रहा है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या ऑर्डर दिया, क्या ग्राउंड बताया, दैट दीज प्रिंटेड मटेरियल्स आर एक्चुअली हैविंग द टेंडेंसी टू इंसाइट सेसेशनिस्ट आइडियोलॉजी इन द स्टेट। कि कंट्री से अलग होने की जो आइडियोलॉजी होती है वो ये चीज डेवलप कर सकती है, इंसाइट कर सकती है, तो वो अगेन इन सारे ग्राउंड्स में तो फॉल करता ही है। बट अगर हम बात करें कि अफेक्टेड पार्टीज के पास ऑप्शन क्या है फिर, कि अगर स्टेट ने फोरफीचर ऑर्डर कर दिया है तो उस सिचुएशन में अफेक्टेड पार्टीज क्या कर सकती हैं? सो अफेक्टेड पार्टीज के पास जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन होता है दैट दे कैन चैलेंज द फोरफीचर इन द रिस्पेक्टिव स्टेट हाई कोर्ट, कि वो हाई कोर्ट में जाकर आपके इस फोरफीचर को ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर जुडिशियल एस्पेक्ट या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू फोरफीचर, कि क्या इसके पहले कोर्ट्स ने कहा है जब फोरफीचर ऑर्डर किया गया है, तो उसमें हमारे पास रेफरेंस में केस मिलता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस संगराज दामोदर रुपावते। ठीक है, अब संगराज दामोदर के केस में इशू क्या था,
It actually involved the forfeiture of a book titled as Shivaji, the Hindu King in Islamic India by James W. Lane. ठीक है, जेम्स डब्ल्यू लेन ने एक बुक लिखी थी, शिवाजी द हिंदू किंग एंड इस्लामिक इंडिया. इसके फॉरफीचर को गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया था वहां की. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस इशू करी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फॉरफीट नहीं कर सकती. द गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द फॉरफीचर ऑफ द बुक्स, बट वहां पे कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करने होंगे. जैसे द गवर्नमेंट मस्ट स्टेट द फैक्चुअल ग्राउंड्स फॉर ओपिनियन, कि किन ग्राउंड्स पे गवर्नमेंट ने वो ओपिनियन बनाया है कि ये सेसेशनिस्ट टेंडेंसी इंसाइट कर सकती है. जैसे इस सिचुएशन में जिस बुक को बैन किया गया उसमें यह कहा गया था कि शिवाजी के अगेंस्ट कुछ डेरोगेटरी, शिवाजी जो हमारे पुराने किंग हैं उनके अगेंस्ट कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स लिखे गए हैं जो एनिमिटी प्रमोट कर सकती हैं सोसाइटी में, कम्युनिटीज के बीच में. तो कोर्ट का यहां पर कहना यह था कि गवर्नमेंट मस्ट स्टेट द फैक्चुअल ग्राउंड्स फॉर ओपिनियन, द ग्राउंड्स मस्ट जस्टिफाई द ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर एज वेल, देन द ऑथर्स इंटेंशन एंड इंपैक्ट ऑन द रीडर्स मस्ट बी असेस्ड. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से फॉरफीचर ऑर्डर कर देगी. गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि ऑथर का इंटरेस्ट क्या था, ऑथर का इंटेंशन क्या था, एंड उन वर्ड्स का या उस प्रिंटेड मटेरियल का रीडर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा वो भी असेस करना होगा. एंड गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द ऑफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि यहां पर बुक को बैन किया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द कम्युनिटीज ऑफ द कंट्री. तो यहां पर ऑफेंस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट ऑफेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो एटलीस्ट अपीयर तो होने चाहिए कि प्रेजेंट हैं वो वहां पर. ठीक है, कि अगर कोई एनिमिटी प्रमोट करने की कोई चीज ही नहीं है और उसके बाद भी बोलो कि आप एनिमिटी प्रमोट कर दे गए, तो आप ये नहीं कर सकते हो. बट आपको ऑफेंस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करना है, बट एटलीस्ट एलिमेंट शुड अपीयर टू बी प्रेजेंट ओवर देयर. इन सारे ग्राउंड्स के बेसिस पर आप फॉरफीचर को ऑर्डर कर सकते हो. तो की इंप्लीकेशन की अगर हम बात करें जो जेएंडके में ऑर्डर पास हुआ, द फर्स्ट वन इज लिटरेरी इंपैक्ट, कि दिस रिजल्ट्स इनटू बैन ऑन सेवरल एकेडमिक एंड पॉलिटिकल वर्क्स. फ्री स्पीच का डिबेट इससे वापस आ जाएगा कि हाउ डू वी बैलेंस द नेशनल सिक्योरिटी विद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. देन एनफोर्समेंट पावर की बात करें तो भाई पुलिस के पास अब इमीडिएट पावर है टू सीज एंड प्रिवेंट द सर्कुलेशन ऑफ द मटेरियल. एंड लीगल पाथवे की बात करें तो हाईकोर्ट में इस चीज को चैलेंज करना पॉसिबल तो है अभी भी पार्टीज के बाद. तो कंक्लूजन की बात करें अगर हम हमारे फोरफीचर ऑफ बुक्स की, तो फोरफीचर इज अ पावरफुल एंड इमीडिएट टूल ऑफ द स्टेट. इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिपेंड्स अपॉन द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. जुडिशियल स्क्रूटनी रिमेन्स एसेंशियल टू प्रिवेंट मिसयूज, कि भाई ऐसा ना हो कि स्टेट अपनी मर्जी से बुक्स को सर्कुलेट करने से मना करना शुरू कर दे. तो जुडिशियल रिव्यू तो अभी भी एक एसेंशियल पार्ट है इसका टू मिसयूज. एंड द J&K प्रोविजन विल लाइकली बिकम अ टेस्ट केस फॉर द स्कोप ऑफ सेक्शन 98 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कि जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरीके से इन बुक्स को बैन किया गया अभी एक टेस्ट केस बन जाएगा हमारे पास, हाई कोर्ट्स के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास भी शायद, कि वो जज कर पाए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स और वैलिडिटी है क्या आपके सेक्शन 98 ऑफ BNSS की. ठीक है, क्लियर है भाई? तो फोरफीचर क्लियर हुआ. चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज, इस टॉपिक के बारे में आप सब लोगों ने यहां पर मेरे ख्याल से अब तक तो पढ़ ही लिया होगा. That is the Supreme Court's direction on stray dogs and rabies control, and it was a suo moto case taken up by the Supreme Court जिसका नाम था City Hounded by Strays and Kids Pay the Price. ठीक है, now why this particular thing came into news? अब ऐसा नहीं है कि मैं एनिमल लवर नहीं हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे को पेट पसंद नहीं है, ठीक है, बट पॉइंट ये है कि हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुकी थी, है ना. आए दिन हम लोग भी सोशल मीडिया पे बैठकर देखते हैं कि कुछ स्ट्रे डॉग्स ने किसी पर्सन के ऊपर अटैक कर दिया, कुछ केसेस में वो माइनर्स के ऊपर अटैक हुए, और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को मैटर को सुओ मोटो अपने कॉग्निजेंस में लिया. सुओ मोटो मतलब ऑन इटसेल्फ, किसी ने कंप्लेंट फाइल नहीं करी सुप्रीम कोर्ट के पास, किसी ने पिटीशन फाइल नहीं करा सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस केस को अपने कॉग्निजेंस पे लिया, जहां पर एक रिपोर्ट आई कि एक 6 साल की बच्ची, उसको कुछ स्ट्रेज डॉग्स ने अटैक करा, जिसके बाद शी डाइड ड्यू टू रेबीज. अब रेबीज एक ऐसा डिजीज है, ठीक है, जो एनिमल्स के थ्रू आपका फैल सकता है लोगों में, ठीक है, जिसमें से डॉग बाइट इज द प्राइमरी रीजन रेबीज के फैलने की, एंड उसका कोई इलाज है नहीं. तो वहां पर डेथ होना बड़ी निश्चित सी चीज होती है. एंड इस इंसिडेंट के बाद जब वो 6 साल की बच्ची के ऊपर अटैक हुआ और उसकी डेथ हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को अपने कॉग्निजेंस में लिया.
अब यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स की बात की गई कि स्टरलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। देन बात की गई वैक्सीनेशन होना चाहिए, उसके थ्रू आप रेबीज को कंट्रोल कर पाओ। फिर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है, जिसके थ्रू वो एबीसी रूल्स बताए गए, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। स्टरलाइजेशन इज एन ऑप्शन विच कैन हेल्प द स्टेट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ द स्टे एनिमल्स। बट फिर भी एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बची रह जाती है। वॉट इफ द स्टे एनिमल्स एक्चुअली अटैक एंड मॉल एन इंडिविजुअल टू डेथ? एंड दैट वाज द प्राइमरी कंसर्न, जिसको बेसिक फंडामेंटल मानते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन प्रिपेयर करा। सो द ट्रिगर वाज द सुओ मोटो एक्शन बेस्ड ऑन द न्यूज रिपोर्ट ऑफ स्ट्रे डॉग्स अटैक्स ऑन द चिल्ड्रन। एंड 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करा, जिसके बाद सब्सिक्वेंटली दिस मैटर वाज रेफर्ड टू अ 3 जजेस बेंच, और 3 जजेस बेंच ने इस मैटर में अपने डिसीजन को रिजर्व कर लिया है। द बेंच हैज एक्चुअली रिजर्व्ड द वर्डिक्ट। अब अभी देखते हैं कि 3 जज बेंच हमारी क्या कहती है इस इशू के ऊपर। बट जो अभी तक हमारी डिवीजन जज बेंच का जो जजमेंट था, उसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड द जुरिस्डिक्शंस व्हिच आर कवर्ड ओवर हियर आर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम एंड गाजियाबाद। एंड कोर्ट का जो प्राइमरी कंसर्न था वो था अबाउट प्रिवेंटिंग रेबीज डेथ स्पेशली अमंग्स चिल्ड्रन एंड एलिमिनेटिंग द स्ट्रे डॉग मेनिस फ्रॉम पब्लिक एरियाज। एंड जो प्राइमरी कोर्ट यहाँ पर जस्टिस पर्दीवाला ने दिया इस केस को सुनते वक्त, वो था दैट नो सेंटिमेंट शुड बी इन्वॉल्व इन दिस एक्सरसाइज। क्योंकि एनिमल लवर्स का कहना यह था कि आप डॉग शेल्टर्स में जिस तरीके से उनको रखने की बात कर रहे हो, ठीक है, मुझे भी लग रहा है कि पीछे मेरे को ही काटने के लिए ये लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर जस्टिस पर्दीवाला का कहना यह था कि किसी भी तरीके का सेंटिमेंट बीच में नहीं आना चाहिए। कि एनिमल लवर्स का कहना है कि आप इस तरीके से कैसे एक बेजुबान जानवर के ऊपर इस तरीके का एक्शन ले सकते हैं, दैट्स वन थिंग। बट कोर्ट ने कहा कि पब्लिक सेफ्टी शुड कम फर्स्ट। एंड अगर हम अपनी सोसाइटी में अपने बच्चों को सेफ नहीं रख सकते हैं फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एनिमल्स और स्ट्रे एनिमल्स, देन वी हैव टू टेक सर्टेन स्टर्न एक्शंस। एंड वही चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की, दैट द कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन एक्चुअली इंक्लूडेड रियलाइजिंग द स्टरलाइज्ड डॉग बैक इनटू द लोकेलिटीज इज एब्सर्ड एंड अनरीजनेबल। जैसे जो हमारी कंट्री के एबीसी रूल्स हैं, एबीसी डॉग्स रूल्स, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल, जो कि बात करते हैं स्टरलाइजेशन की एंड वैक्सीनेशन की। तो स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद रूल्स ये प्रोवाइड करते हैं कि उसी सेम लोकेलिटी से जहां से आपने उस स्ट्रे एनिमल को उठाया था, ठीक है, फ्रॉम द लोकेलिटी फ्रॉम विच द पर्टिकुलर स्ट्रे एनिमल वाज पिक्ड अप, उसी लोकेलिटी में आपको स्ट्रे एनिमल को वापस छोड़कर आना होगा। तो कोर्ट ने यह कहा कि भाई रिलीजिंग द स्टरलाइज्ड डॉग बैक इनटू द लोकेलिटीज इज absurd and unreasonable, and the court observed that society should be completely free from stray dogs in all localities and outskirts. And the court also observed that sterilization controls the population but does not remove the rabies threat. कि भाई स्टरलाइजेशन कर देने से आप उनके पॉपुलेशन को इंक्रीज होने से तो रोक सकते हो, वो भी प्रॉपरली हमारी कंट्री में कंडक्ट नहीं हुआ। एंड इसी वजह से कल जब 3 जजेस बेंच इस कोर्ट के केस को सुन रही थी, तो उन्होंने ऑब्जर्व भी किया कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी इस वजह से हो गई बिकॉज ऑफ द स्टेट्स इन एक्शन, कि स्टेट ने अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करा विथ रिस्पेक्ट टू स्टरलाइजेशन एंड एवरीथिंग, इसलिए वो पॉपुलेशन भी इतनी बढ़ती हुई चली गई। तो कोर्ट ने कहा स्टरलाइजेशन पॉपुलेशन कंट्रोल तो कर सकता है स्ट्रे एनिमल्स का, बट स्टिल वो रेबीज के थ्रेट को यहां पर रिमूव नहीं करेंगे। एंड रेबीज हैज नो क्योर एंड दस प्रिवेंशन इज द ओनली प्रोटेक्शन। कोर्ट ने कहा क्योंकि रेबीज का कोई क्योर है नहीं कि भाई स्नेक वेनम, अगर स्नेक ने किसी को काटा तो भाई यू हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग द एंटीडोट। आप टाइमली अगर वहां पहुंच जाते हो हॉस्पिटल तो आपको एंटीडोट दिया जा सकता है, बट इस तरीके का रेबीज का कोई क्योर है नहीं। एंड देयरफॉर कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट प्रिवेंशन इज द ओनली प्रोटेक्शन एंड लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ओवर हियर आउटवेज द सेंटिमेंटल ऑब्जेक्शंस ऑफ एनिमल लवर्स। ठीक है, कि पेटा वगैरह ने भी इस चीज को लेकर बाद में बहुत क्वेश्चन किया। तो पॉइंट यही है, कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि भाई बिकॉज प्रिवेंशन इज द ओनली प्रोटेक्शन ओवर हियर, दस द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट आउटवेज द सेंटिमेंटल ऑब्जेक्शंस। एंड उसके बाद सर्टेन डायरेक्शंस कोर्ट ने पास करे टू दिल्ली गवर्नमेंट, एमसीडी एंड एनडीएमसी। अब वो क्या क्या यहां पर ऑर्डर्स कोर्ट ने पास किए थे? So the orders included that the Delhi government, MCD and NDMC to create dog shelters within 8 weeks,
8 हफ्तों के अंदर उनको यहाँ पर डॉग शेल्टर्स बनाने होंगे। इनिशियल कैपेसिटी यहाँ पर 5,000 डॉग्स की है, जो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज भी करनी होंगी गवर्नमेंट को। देन शेल्टर्स मस्ट हैव सेपरेट स्पेस फॉर स्टरलाइज्ड एंड इम्यूनाइज्ड डॉग्स। जो स्टरलाइज्ड डॉग्स हैं, इम्यूनाइज्ड डॉग्स हैं जिनको वैक्सीनेट किया जा चुका है, उनको आप अलग स्पेस दोगे। देन केयर फैसिलिटीज फॉर डिटेन्ड स्टेज एंड सीसीटीवी मॉनिटरिंग टू एंश्योर नो रिलीज, and stray dogs are to be permanently detained and not released back in the society। ये पहला ऑर्डर कोर्ट ने पास करा। जो दूसरा डायरेक्शन था वो था रिलेटेड टू द स्ट्रे डॉग कैप्चर, जहां पर कोर्ट ने कहा कि इमीडिएट पिकअप शुड बिगिन ऑफ स्ट्रे एनिमल्स फ्रॉम ऑल लोकेलिटीज एंड वल्नरेबल एरियाज एंड कैप्चर ऑपरेशंस में रिक्वायर अ डेडिकेटेड फोर्स एज वेल। कि अगर अलग से एक फोर्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है आपको यहाँ पर इस कैप्चर ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए या आप कंडक्ट करने के लिए, तो वो एडिशनल फोर्स आपको बना लेनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेडिकेटेड फोर्स आप बनाइए अलग से। जीरो टॉलरेंस फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पर, दैट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस विल बी ऑब्स्ट्रक्टिंग और ट्राइंग टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर पिकअप ड्राइव विल फेस लीगल एक्शंस एज वेल। इवन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उनके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है इस सिचुएशन में। एंड द प्राइमरी गोल ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्राइव वुड बी टू मेक ऑल सिटी लोकेलिटीज एंड आउटस्कर्ट्स स्ट्रे डॉग फ्री। ये दूसरा डायरेक्शन दिया। देन मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्ड्स को लेकर भी कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस यहाँ पर इशू करे, दैट द अथॉरिटीज ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, एमसीडी एंड एनडीएमसी विल मेंटेन डेली रिकॉर्ड्स ऑफ डॉग्स कैप्चर्ड एंड डॉग्स हाउस्ड इन शेल्टर्स। कितने डॉग्स को डेली आपने कैप्चर करा, कितने डॉग्स को आपने डेली शेल्टर्स में डिटेन किया, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। रिकॉर्ड्स टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑन द नेक्स्ट हियरिंग डेट, 6 हफ्ते के बाद की डेट लगाई थी। तो भाई अगली डेट पे डेली आपने कितने स्ट्रे एनिमल्स को पिकअप किया है, इन डिटेन किया है, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके प्रेजेंट करना होगा। एंड एनी रिलीज ऑफ द कैप्चर्ड डॉग्स विल इन्वाइट अ स्टर्न एक्शन। दिस वॉज द डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट। देन कोर्ट ने यह भी कहा कि डॉग बाइट्स के लेकर इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है, इसके लिए भी हमें क्विक रिस्पांस का मैकेनिज्म बनाना बड़ा जरूरी है। तो एक हेल्पलाइन और क्विक रिस्पांस का मैकेनिज्म भी वहां पर होगा, दैट अ 24/7 हेल्पलाइन विल बी क्रिएटेड विद इन 1 वीक फॉर डॉग बाइट रिपोर्टिंग एंड रिस्पांस टाइम जो होगा वो होगा टू कैप्चर द डॉग विद इन 4 आवर्स ऑफ द कंप्लेंट। कि कंप्लेंट हुई अगर कहीं पर कि किसी लोकेलिटी में किसी पर्सन को डॉग ने काटा है, so the dog is supposed to be captured within 4 hours of the complaint. Then immediate medical treatment for the victims must be provided. Captured dogs to be sterilized and immunized and never released back into the street. And again interference would invite the contempt of court. तो भाई क्रिमिनल को पकड़ने के लिए शायद इतनी जल्दी पुलिस को एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर डॉग कहीं पर किसी को बाइट कर दे तो विद इन 4 आवर्स ऑफ द कंप्लेंट द पर्सन नहीं, द डॉग मस्ट बी डिटेन्ड और दी अरेस्टेड बाय द अथॉरिटी। ये चीज कोर्ट ने कही। और एक बड़ी प्रॉब्लम थी जो वो थी कि वैक्सीनेशन के लिए इनफ स्टॉक है नहीं, ठीक है। तो वैक्सीन अवेलेबिलिटी को लेकर भी यहां पर कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करा, दैट द अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड पब्लिश डिटेल्ड स्टॉक रिकॉर्ड्स ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन्स, कितनी आपके पास हैं, देन डिटेल्स ऑफ द पर्सन हु हैव सॉट द वैक्सीन एंड एंश्योर सफिशिएंट अवेलेबिलिटी फॉर इमीडिएट ट्रीटमेंट इन द केसेस ऑफ डॉग बाइट। तो ये सारी चीजें यहां पर कोर्ट ने ऑर्डर पास करी विथ रिस्पेक्ट टू द मेनेस ऑफ स्ट्रे डॉग्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। अब इसके साथ साथ कोर्ट ने कुछ और ऑब्जर्वेशन दिए, दैट नो इंटरवेंशन एप्लीकेशन विल बी अलाउड, बिकॉज यहां पर पब्लिक इंटरेस्ट इज द प्रायोरिटी। कि किसी भी तरीके से इस ऑर्डर में इंटरवीन करने के लिए कोई भी आपका इंटरवेंशन अलाउ नहीं किया जाएगा। अडॉप्शन ऑफ द कैप्चर्ड स्ट्रे वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड। देन लैंड डिस्प्यूट्स विच आर एक्चुअली डिलेइंग द शेल्टर क्रिएशन will be addressed as soon as possible and warning against the sentimental and obstructionist approaches। तो ये चीज क्लियर कर दी यहां पर कोर्ट ने कि किसी भी सेंटिमेंट के बेसिस पर हम जज नहीं करेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब की टेक अवे अगर हम देखें तो पब्लिक सेफ्टी कम्स फर्स्ट भाई। इट इज चिल्ड्रन सेफ्टी विच इज ऑफ पैरामाउंट इंटरेस्ट। कि हम ऐसी सोसाइटी में नहीं रहना चाहते हैं जहां पर बच्चे सोसाइटी में बाहर निकलने से पहले डरें कि उनको कहीं कोई डॉग ना काट ले, उन्हें रेबीज का डर ना लगा रहे। देन स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर दैट नॉन कंप्लायंस वुड अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। परमानेंट सोल्यूशन इज द शेल्टरिंग एंड डिटेनिंग स्टेज, नॉट रीलोकेशन। कोर्ट का कहना यह था कि भाई परमानेंट सोल्यूशन डॉग को एक एरिया से उठाकर दूसरे एरिया में छोड़ देना नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन इज द शेल्टरिंग एंड डिटेंशन ऑफ द स्टेज। एंड नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी
आफ्टर नेक्स्ट 6 वीक्स जब इस केस की अगली हियरिंग कोर्ट ने ऑर्डर की थी, बट फिलहाल इसी केस को सुप्रीम कोर्ट की एक 3 जज बेंच ने कल सुना, ठीक है, ऑन ऑन आई गेस थर्सडे को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने इस केस को सुना है। उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक वो ऑर्डर इशू हो जाना चाहिए। लेट्स से कि अब आगे क्या होता है। बट स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम इतनी इजीली सॉल्व होना इसलिए भी पॉसिबल नहीं है। उसका कारण ये है कि शेल्टर्स की कैपेसिटी नहीं है ना। आप वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख या 5 लाख अगर स्ट्रे एनिमल्स रोड पर घूम रहे हैं और आपके पास शेल्टर की कैपेसिटी 5,000 10,000 डॉग्स की है अगर, तो आप कहाँ कैसे लाके रखोगे उनको। तो ये सारी प्रॉब्लम भी हैं जो स्टेट यहाँ पर फेस कर रहा है। बट दैट्स व्हाट आर एनालिसिस ऑफ द लास्ट वीक्स वीकली लीगल करंट अफेयर्स इज। आई नो एसआईआर के टॉपिक को लेकर भी आपका होगा कि सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था, एसआईआर का वर्डिक्ट आप हमसे कब डिस्कस करोगे, तो डोंट वरी, विल डिस्कस दैट एज वेल इन द अपकमिंग सेशंस। बाकी आई होप यहाँ तक सेशन सबको क्लियर समझ में आ गए होंगे तीनों टॉपिक्स, है ना। इसके अलावा आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ वही जो हमारा चैनल है दैट इज लीगल बाय सौमिल, ठीक है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा भाई, लीगल बाय सौमिल पे आपको इस चीज की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे सेशन। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, एंड आई विल सी यू सून।